हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपना ड्रीम होम लेने की सोच रहे हैं? और अगर आप बिल्डर हैं, आप अपने बने हुए रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कम दाम में बेचने की सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी बनी हुई बिल्डिंग को कम दाम में सेल किया जाए या किसी बने हुए घर को कम दाम में परचेज़ किया जाए। तो उस केस में अगर अगर हमारा जो कंसिडरेशन है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जिस वैल्यू पे घर को बेचा जा रहा है, वो सरकारी रेट से कम है, उस स्टैम्प वैल्यू से कम है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि इससे आप टैक्स पेमेंट करने से बच जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्पेशली फॉर मिडिल क्लास फैमिली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बाई न्यू होम, देयर न्यू होम, बिकॉज उसको परचेज़ करने के लिए उनको अपनी लाइफ कैपिटल, हार्ड अर्न मनी को लगाना पड़ता है और उसके लिए कई बार लोन भी लेना पड़ता है। तो अच्छा खासा मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर बर्डन पड़ जाता है। और अगर उनको कोई प्रॉपर्टी कम दाम में मिले तो उसको परचेज़ करना चाहेगा। ही वुड लाइक टू ग्रैब द ऑफर इमिडिएटली। बट अगर कोई जानकार आदमी, टैक्स का जानकार आदमी उसको बोले कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सरकारी दाम से, सर्किल रेट से, स्टैम्प वैल्यू से कम दाम में ली तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है, देन इन दैट केस दैट पर्सन विल बी शॉक्ड। और उसी तरह से अगर कोई बिल्डर है और बिल्डर अगर अपना कोई बना हुआ प्रॉपर्टी रिसेशन के टाइम में, या मान लीजिए कि कोई डिसीज़ चल रहा है, कोई कोविड-19 मान लीजिए, कोई इस तरह से पेंडेमिक है, तो उस केस में अगर प्रॉपर्टी कम दाम में अगर वो बेच रहा है तो उस केस में भी उसको टैक्स देना पड़ सकता है, उसको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। तो फिर एक शॉक लगेगा, प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे कम दाम में तब भी टैक्स देना पड़ सकता है बायर को, और जो प्रॉपर्टी बेच रहा है बिल्डर, रियल एस्टेट डेवलपर, उसको भी टैक्स देना पड़ सकता है। समझ रहे बात को यहाँ पर? तो हम ये जो वीडियो अभी डिस्कस इसमें जो करेंगे, मैं जो भी डिस्कस इसमें करूँगा, इसमें ये ध्यान देना है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रॉपर्टी के बेसिकली दो प्राइस होते हैं। एक, जिस वैल्यू पे बिल्डर ने प्रॉपर्टी कस्टमर को सेल किया है, और दूसरा उसका स्टैम्प वैल्यू। स्टैम्प वैल्यू कौन फिक्स करता है? नॉर्मली स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी, जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस सरकारी दाम से स्टैम्प वैल्यू से कम है तो उस केस में इनकम टैक्स में कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ नियम हैं कि अगर वो वेरिएशन, वो डिफरेंस जो दोनों में होगा, अगर हम कम दाम में बेचते हैं और वो लिमिट से एक्सीड कर गया तो हमको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमको खाली ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे, जब प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो बेसिकली टैक्स के जो प्रोविजंस हैं अगर वो हमको ध्यान में रहें, और जो भी उसमें बेसिकली अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं कोविड के 19 के टाइम में, वो अगर ध्यान में रहे तो हम टैक्स पेमेंट करने से बच सकते हैं। थोड़ा सा हमको ध्यान देना है बस। तो और दूसरा, अभी जो मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँगा, तो अगर मेरे को स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी, इसमें दो सेक्शंस का डिस्कशन होगा। जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो दो सेक्शंस का डिस्कशन करेंगे, ये जो उनके आने वाले 2021-22 के एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए भी रेलेवेंट है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके सामने इनकम टैक्स एक्ट। अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल किया जाएगा, फॉर एग्जांपल बिल्डर सेल कर रहा है प्रॉपर्टी किसको? कस्टमर को, बायर को। और जो उसका कंसिडरेशन प्राइस है, कंसिडरेशन प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, जिस वैल्यू पे प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है, वो बेसिकली एग्रीमेंट में या सेल डीड में लिखा रहेगा। वो जो प्राइस है सर्किल रेट से क्या है? कम है। वो सर्किल रेट से कम है। मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, अगर कंसिडरेशन सर्किल रेट से ज़्यादा है तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो कंसिडरेशन प्राइस है वो सर्किल रेट से, सरकारी दाम से क्या है? कम है। नॉर्मली सरकारी दाम इज़ एक्चुअली मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो मार्केट वैल्यू जनरली उससे ज़्यादा होता है। बट अगर रिसेशन के टाइम में या किसी पर्टिकुलर केस में, किसी रेयर केस में अगर प्रॉपर्टी को कम दाम में सेल किया गया तो उस केस में इनकम टैक्स लग सकता है, बिल्डर के ऊपर भी, कस्टमर के ऊपर भी। तो उसके ऊपर दो सेक्शंस हैं।
आपके सामने देखिएगा, एक सेक्शन आपका है 43CA और दूसरा सेक्शन आपका है सेक्शन 56(2)(10). 43CA जो सेक्शन है वो बेसिकली बिल्डर्स के लिए है, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, और दूसरा सेक्शन जो है 56(2)(10) ये बेसिकली किसके लिए है? कस्टमर के लिए जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो पहले एक बार जान लेते हैं कि ये सेक्शन क्या है, ठीक है। अब जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसमें इनकम टैक्स बेसिकली ये बोलता है कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस सरकारी दाम से कम है तो एक लिमिट तक एक्सेप्टेबिलिटी है। वो लिमिट एक्चुअली 10% है, मैं अभी डिस्कस करूँगा। एक लिमिट तक एक्सेप्टेबिलिटी है और उसमें एक अमेंडमेंट भी हो गया है। कोविड-19 के चलते उसमें एक अमेंडमेंट भी हो गया, लिमिट का दायरा बढ़ा दिया गया है। तो उसके लिए बेनिफिशियरी कौन होंगे? वही दोनों, एक रियल एस्टेट डेवलपर बेनिफिशियरी होंगे, दूसरा कौन होंगे? कस्टमर, यानी जो होम बायर्स हैं, जो घर को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक बार सेक्शन 43CA। सेक्शन 43CA इनकम टैक्स का बेसिकली बोलता है कि अगर कोई कंसिडरेशन, वेयर द कंसिडरेशन रिसीवेबल एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज़ लेस देन द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी, जो बेसिकली किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। देन स्टैम्प वैल्यू शैल बी द कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम ट्रांसफ़र और सेल। मतलब अगर किसी बिल्डर ने किसी प्रॉपर्टी को सरकारी दाम से कम में बेचा तो उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि आपका कंसिडरेशन आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं है, स्टैम्प वैल्यू है। तो फिर क्या होगा? बिल्डर जब अपना इनकम निकालेगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, तो बिल्डर को फिर स्टैम्प वैल्यू लेना है, ना कि एक्चुअल कंसिडरेशन। मैं इसको एक पॉइंट से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स एक बिल्डर है, ठीक है। ही इज सेलिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट रुपीज़ से 60 लाख। 60 लाख में वो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है। अब मान लीजिए कि उसका स्टैम्प वैल्यू जो है, सर्कल रेट है जो उसका, वो सपोज करिए 68 लाख है। यानी कि सरकारी दाम 68 लाख है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस 60 है। जनरली मार्केट प्राइस सरकारी दाम से ज़्यादा होता है। हम वो प्रोविज़न पढ़ रहे हैं कि आपका जो बेसिकली सेलिंग प्राइस है वो सर्कल रेट से क्या है? कम है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो सेलिंग प्राइस है वो 60 है और जो स्टैम्प वैल्यू वो कितना है? 68 है। तो सेक्शन 43 क्या बोलता है कि अगर आपका कंसिडरेशन सरकारी दाम से कम है तो फिर आपका प्राइस को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो उस केस में क्या होगा? स्टैम्प वैल्यू को मानेंगे। इसका मतलब वाइल कंप्यूटिंग, बिल्डर जब प्रॉपर्टी को बेचेगा तो उसका कौन सा इनकम होगा? बिजनेस का, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं PGBP इनकम, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस का इनकम। तो वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, अपना सेल प्राइस जब लेगा, तो ध्यान दीजिएगा 60 लाख नहीं लेगा, वो कितना लेगा? 68 लाख। ये बेसिकली किसके चलते हुआ? सेक्शन 43CA, सेक्शन 43CA के चलते हुआ। समझ रहे हैं? अब इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न हो रहा है इसी सेक्शन में, बोलता है कि हो सकता है कि आप अपने प्रॉपर्टी को सरकारी दाम से कम में बेचें, ठीक है, सरकारी दाम से कम में बेचें। बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लिमिट फिक्स कर दिया 10% का, एक लिमिट फिक्स कर दिया कितना? 10% का। बोलता है स्टैम्प वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्चुअल जो प्राइस है उसी को मानेंगे, उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उस केस में स्टैम्प वैल्यू जो है, कारण क्या है उसमें कि स्टैम्प वैल्यू जो है वो आपका कंसिडरेशन का 110% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो स्टैम्प वैल्यू है जो आपका 110% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसका? कंसिडरेशन का। यानी कि 10% तक का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया था ये वाला, एक्चुअली उसने सेल किया था 60 लाख में, और अगर सब कुछ सही हो, 60 लाख अगर आया हो और स्टैम्प वैल्यू 68 हो, तो उसका इनकम जब निकालेंगे तो 68 से निकालेंगे तो उसका 8 लाख से इनकम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
समझ रहे हैं? तो उसका इनकम बढ़ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ना ही बढ़ना है। बट बोलता है कि अगर वेरिएशन 10% तक का है, यानी स्टैम्प वैल्यू अगर 110% है, बोला कोई इशू नहीं है, हम आपके प्राइस को मान लेंगे, इवन स्टैम्प वैल्यू ज़्यादा है तब भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए बिल्डर ही लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, एक बिल्डर ही लेते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस है सपोज करिए 60 लाख, ठीक है। और जो स्टैम्प वैल्यू है, वो 65 लाख है। एक्चुअल प्राइस कम हो गया, तो एक काम करिए, आप इसका 110% निकालिए, यानी 10% जोड़िए, कितना हो जाएगा 66 लाख। 60 लाख का 10% 6 लाख प्लस 66 लाख। अब ये जो स्टैम्प वैल्यू है, ये आपका 66 लाख से क्या है, बेसिकली कम है, यानी कि 110% से क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि वेरिएशन जो है वो 10% के नीचे है, क्योंकि 10% का वेरिएशन 6 लाख होता है और एक्चुअल डिफरेंस कितना है 5 लाख का। तो इस केस में स्टैम्प वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगा, जब वो अपना इनकम निकालेगा, जो बिल्डर होगा अपना इनकम निकालेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 43A सेक्शन एप्लीकेबल बेसिकली नहीं होगा। तो उस केस में यहाँ पर रेवेन्यू यानी कि सेल प्राइस कितना लेगा, एक्चुअल ही लेगा, 65 लाख नहीं लेगा, या 60 ही लेगा। तो इनकम सही प्राइस पे निकल रहा है, 60 में सेल किया, 60 ही ले रहा है, यानी 10% तक का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब ये तो हो गया बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैंने इसमें अमेंडमेंट डिस्कशन नहीं किया, छोटा सा अमेंडमेंट हुआ, बहुत मेजर अमेंडमेंट हुआ है। ये जो पहले का प्रोविजन है वही बता रहा हूँ मैं। अब मैं आता हूँ मैं इसमें आपके सामने एक एग्जांपल भी दिया, देखिए मैंने छोटा सा एग्जांपल ये डिस्कस फटाफट कर लेते हैं। मिस्टर एक्स एक रियल एस्टेट डेवलपर है, एक प्रॉपर्टी बेचता है मिस्टर वाई को 50 लाख में। केस 1 में सर्कल जो रेट है 54 लाख है। अब जो कंसिडरेशन अगर हम देखें 50 लाख का, इसको आप 110% निकालिए, 110% निकालेंगे कितना आएगा 55 लाख, और स्टैम्प वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 54 लाख का स्टैम्प वैल्यू दिया हुआ है। तो उस केस में जो वेरिएशन है वो 10% के क्या हुआ, नीचे हुआ। तो 110% ऑफ कंसिडरेशन जो 55 लाख आएगा, और सर्कल रेट इसका 54 लाख है, वो बिलो 55 है, तो बोलता है उस केस में 43C एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा तो कितना लेगा, वो सेलिंग प्राइस ही लेगा। बट एग्जांपल नंबर केस 2 में देखिए, सर्कल रेट जो वो 59 लाख हो गया, स्टैम्प वैल्यू सपोज करिए 59 लाख है, और वो कम दाम में बेचना पड़ा प्रॉपर्टी 50 लाख रुपीज़ में। तो उस केस में अब 110% निकालेंगे 55 हो जाएगा, और आपका सर्कल जो रेट है वो कितना है 59 लाख है, समझ रहे हैं। तो 110% से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस केस में रेवेन्यू जब निकालेंगे तो कितना लेंगे 59, यानी कि आपका जो वेरिएशन है वो 10% से क्या कर गया, एक्सीड कर गया। 10% निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एक्चुअल का निकालना है, तो 5 लाख आएगा, और यहाँ वेरिएशन देखिए कितना आ रहा है 50 और 59, 9 लाख का वेरिएशन है, जो 10% से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो 43C एप्लीकेबल होगा, और आपका जो रेवेन्यू निकालेंगे, जो PL अकाउंट बनेगा, उसमें जो इनकम निकालने के टाइम पे आपका सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, स्टैम्प वैल्यू, समझ रहे हैं। 10% से क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया था। अब आते हैं सेक्शन 56(2)(10) में, ये हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखेंगे। पहले हमने देखा बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखेंगे हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब ये क्या बोलता है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन 56(2)(10) बोलता है कि अगर कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है या रिसीव करता है फ्रॉम एनी पर्सन ओन और आफ्टर 1/4/2017, ये वो प्रोविजन आया था इसलिए डेट दिया हुआ है, क्या परचेज करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि लैंड या बिल्डिंग या दोनों, और जिस वैल्यू पे उसने परचेज़ किया है, यानी जो कंसिडरेशन है वो स्टैम्प वैल्यू से क्या है, कम है, यानी कि आप कम दाम में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, और वो जो डिफरेंस है अगर 50,000 से ज़्यादा हो गया, वो डिफरेंस अगर 50,000 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो बोलता है वो आपका इनकम बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, गिफ्ट इनकम की तरह हो जाएगा ये, ठीक है। अब कैसे मैं बताता हूँ, देखिए आपको, सपोज मिस्टर ए परचेज करता है लैंड एंड बिल्डिंग एट ₹80 लाख।
मिस्टर ए जो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करते हैं 80 लाख में, और सपोज करिए इसका जो स्टैम्प वैल्यू है वो है सपोज करिए 89 लाख। स्टैम्प वैल्यू कितना है इसका? 89 लाख। अब 56(2)(10) क्या बोलता है सेक्शन कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और उसका जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन कितना? 80 लाख, वो स्टैम्प वैल्यू से क्या है? कम है। आप कम दाम में प्रॉपर्टी ले रहे हो तो एक तरह से आपको गिफ्ट इनकम हो रहा है। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 लाख। आपने 9 लाख कम पेमेंट किया और जो डिफरेंस है 9 लाख रुपीज़ का, और डिफरेंस जो है एक्सीड कर गया किससे? 50,000 से। 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट हो गया, डिफरेंस हो गया। तो बोलता है इस केस में आपका इनकम, यानी मिस्टर ए जो प्रॉपर्टी कम दाम में परचेज कर रहा है कस्टमर, उसका जो इनकम है वो कितना से? 9 लाख से उसका इनकम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 9 लाख से उसका इनकम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और उसको टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, बट इसमें भी एक प्रोविज़न है। क्या प्रोविज़न है? बोलता है कि इवन अगर डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा भी हो गया, इवन अगर डिफरेंस 50,000 से एक्सीड भी कर जाता है, तो बोलता है स्टैम्प वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। कब? अगर स्टैम्प वैल्यू कंसिडरेशन का 110% से ज़्यादा नहीं होता, यानी यहाँ भी 10% का लिमिट है। यानी कि अगर 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, इवन डिफरेंस एक्चुअल 50,000 से एक्सीड भी कर गया, तो बोलता है गिफ्ट का प्रोविज़न अदर सोर्स का इनकम एप्लीकेबल नहीं होगा। कैसे? सपोज करिए मान लीजिए मिस्टर बी परचेज करता है लैंड एंड बिल्डिंग, सपोज करिए 80 लाख में ही लेते हैं, ये हो गया कंसिडरेशन। ठीक है, ये कंसिडरेशन हो गया। आप सपोज करते हैं इसका जो स्टैम्प वैल्यू है वो 87 लाख है। ठीक, अब डिफरेंस निकालते हैं इसका। डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? 7 लाख। ये डिफरेंस 50,000 से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। बट आप इसका 110% निकाल लो, मतलब इसमें 10% क्या कर दो? ऐड कर दो, तो कितना होगा? 88 लाख। और जो स्टैम्प वैल्यू है वो 88 लाख से क्या है? कम है। स्टैम्प वैल्यू 88 लाख से कम है, यानी वेरिएशन जो है, एक्चुअल वेरिएशन कितना हो गया? 7 लाख, और 10% कितना होता है? 8 लाख, उससे कम है। तो बोलता है स्टैम्प वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टैम्प वैल्यू नॉट एप्लीकेबल, और आपका इनकम कुछ नहीं होगा, टैक्स पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो अभी जो हमने पॉइंट डिस्कशन किए, एग्जाम्पल बोलेंगे तो इसमें एक और दे देता हूँ। देखिए यहाँ दिया हुआ है, मिस्टर ए परचेज करता है प्रॉपर्टी 60 लाख रुपीज़ में, सर्किल रेट 64 है, तो डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना होगा? 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है। बट अगर आप 60 लाख का 10% निकालें, यानी कितना? 6 लाख, तो 66 लाख, और स्टैम्प वैल्यू 66 लाख से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। एक्चुअल वेरिएशन कितना हुआ? 4 लाख, बट 10% का वेरिएशन कितना होता है? 6 लाख, उससे कम है, तो गिफ्ट का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे ही केस नंबर 2 दिया, उसमें वेरिएशन 10% से ज़्यादा हो जा रहा है। देख लीजिए, सर्किल रेट 69 लाख है, और 10% निकालेंगे तो कितना होता है? जोड़ के 66 लाख हो जाता है, 110%। तो एक्चुअल डिफरेंस कितना? 60 और 69, 9 लाख का डिफरेंस है। तो इस केस में इनकम कितना हो जाएगा? 9 लाख रुपीज़ का। अब ये जो हमने अभी जो दो सेक्शन देखे, इन दोनों में एक बात कॉमन है कि बिल्डर अगर प्रॉपर्टी कम दाम में सेल करता है, लेकिन स्टैम्प वैल्यू से जो डिफरेंस जो आता है वो 10% का वेरिएशन से ज़्यादा नहीं है, अप टू 10%, किसका? कंसिडरेशन का, तो उसका इनकम नहीं बढ़ेगा। एक्चुअल जैसे वैसे निकालेंगे। बट उसी तरह से अगर आपका कोई कस्टमर है, कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, और जो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है वो स्टैम्प वैल्यू से कम में बाय कर रहा है, और जो डिफरेंस है वो भी अगर वेरिएशन 10% से क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है, अप टू 10%, तब भी इनकम एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जहाँ वेरिएशन 10% से ज़्यादा हुआ, 11%, 12%, 15%, हो सकता है ऐसा रिसेशन के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे किसी को प्रॉपर्टी कम दाम में बेचना पड़ा या लेना पड़ा, तो उस केस में अगर वेरिएशन 10% से ज़्यादा हुआ तो बिल्डर का इनकम बढ़ जाएगा, और जो कस्टमर है उसका भी अदर सोर्स का इनकम बढ़ जाएगा, तो टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सही है, टैक्स पेमेंट कर सकता है। तो उस केस में अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2021। बोलते हैं जो थ्रेश होल्ड का लिमिट है 10% का, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 20%।
10% का जो वेरिएशन है 43 CA में और 56/10 में बिल्डर के लिए और कस्टमर के लिए 10% से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 20% तक का डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। 20% से नीचे है, कोई इनकम किसी का इंक्रीज़ नहीं होगा, टैक्स देने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट क्या ये फॉरएवर है? नहीं, इसके लिए कुछ कंडीशन है, 3 कंडीशन है। पहला, जो ट्रांसफ़र होना चाहिए रेजिडेंशियल यूनिट्स का, और 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 21 तक होना चाहिए। 12 जून 20 से लेके 30 जून 21 के बीच में होना चाहिए। और ये ट्रांसफ़र फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, ठीक है, ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट 20%। और जो कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफ़र डज नॉट एक्सीड कितना, 2 करोड़। तो अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तब ये 20% का वेरिएशन एक्सेप्टेबल होगा, 20% तक का वेरिएशन एक्सेप्टेबल होगा। तो क्या फ़ायदा होगा इससे? बेनिफिट्स दोनों को हुए, बिजनेसमैन को भी बेनिफिट है, रियल एस्टेट डेवलपर को, और दूसरा किसको, होम बायर को। रियल एस्टेट डेवलपर क्या बेनिफिट है कि वो जो प्रॉपर्टी उनका बना हुआ है और मार्केट में अगर रिसेशन है, डिमांड कम है कोविड-19 के चलते, प्रॉपर्टी कम दाम में बेच सकता है। यानी कि दे कैन बेसिकली लिक्विडेट देयर प्रॉपर्टीज़ एट लोअर प्राइस। वो कम दाम में प्रॉपर्टी को अपना बेच सकते हैं और 20% तक का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। 20% इज़ अ बिग फिगर। और जहाँ तक वो टैक्स भी देना नहीं होगा एक्स्ट्रा, जो एक्चुअली है वही रहेगा, एक्स्ट्रा उनका वो इनकम टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। और जो होम बायर्स हैं, होम बायर्स भी अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और 20% तक का वेरिएशन अगर होता है तो उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं बढ़ेगा, उनका इनकम नहीं निकालने का ज़रूरत है। यानी कि सेक्शन 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो प्रोविज़न मैंने अभी डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकली जब भी प्रॉपर्टी कम दाम में लेते हैं तब ये गिफ्ट का प्रोविज़न बेसिकली आ जाता है बायर के लिए, और बिल्डर के लिए बिजनेस का इनकम बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। किसी पर्टिकुलर जो इनकम टैक्स का बेसिकली जो कंसल्टेंट होगा, जो एडवाइस करता होगा, उसका बेसिकली सलाह लीजिएगा ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के पहले, ठीक है। तो कोई भी अगर क्वारी होता है, कोई प्रॉब्लम अगर होता है, कुछ भी अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो, आप इस पर मेल में और नीचे नंबर दिया, और जो मैं बेसिकली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके नीचे कमेंट करके कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।